गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 263 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी ये टेस्ट हैं इसमें जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे वो मार्च तक ही होंगे, तो इसलिए किसी को भी इग्नोर मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, जनरल साइंस के 10 से 12 प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसके अनुसार जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी यानी संकटग्रस्त श्रेणी है जीवों की, वो निम्नलिखित में से उसके बारे में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, यदि 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या में 90% से अधिक की कमी आई हो तो ऐसे जीवों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में हम रख देते हैं। और यदि प्रजाति की जनसंख्या 500 से कम हो गई हो और 5 वर्षों के भीतर 20% की कमी आई हो, केवल 1000 या उससे कम वयस्क ये सदस्यों की संख्या शेष हो और प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना हो, क्या सही है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में पौधों और जीवों को कब डालेंगे? देखिए, यदि 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या में 90% से अधिक की कमी आई हो तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर कोई आ गया जीव या पौधा और उसका संरक्षण नहीं दिया गया उसको, तो विलुप्ति हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दूसरा भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ 250 होना चाहिए, यहाँ 3 वर्ष होना चाहिए। तो फिलहाल ये है इसका आंसर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड डाटा बुक के गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तहत वे प्रजातियां आती हैं जो जिसकी जनसंख्या में 10 वर्षों में 90% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और साथ ही यदि प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही हो या केवल 50 या उससे कम वयस्क सदस्य संख्या शेष हो, तो उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। वहाँ 500 था दूसरे स्टेटमेंट में, यहाँ 5 वर्ष था, वहाँ 20% था, जबकि 25% 3 वर्ष और 250 होना चाहिए, इसलिए पहला करेक्ट है। देखिए, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रजातियों के विलुप्त होने यानी एक्सटिंक्ट होने का खतरा जो है अधिक होता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। इस प्रोटोकॉल को जैव विविधता अभिसमय के तहत 29 जनवरी सन 2000 को अपनाया गया था और इसके अंतर्गत तकनीकी प्रयोग में जैव तकनीकी सुरक्षा को बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया गया है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को जैव विविधता अधिनियम या अभिसमय के तहत 29 जनवरी सन 2000 को अपनाया गया और इसके अंतर्गत तकनीकी प्रयोग में जैव तकनीकी सुरक्षा को बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शरावती जो प्रोजेक्ट है निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है, वो किस राज्य में स्थित है शरावती परियोजना? ये कर्नाटक में है, भी है इसका आंसर। देखिए, शरावती जो है उस नदी का नाम है जो पूरी तरह से कर्नाटक में बहती है और भारत का जो प्रसिद्ध जोग फॉल है यानी जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर ही निर्मित है और जोग जलप्रपात का दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। सिपरी पे हमने पहले भी चर्चा की है, सिपरी के बारे में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष आयुध हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष आयुध हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। स्थापना 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सेमीकंडक्टर निर्माता देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है?
शीर्ष सेमीकंडक्टर निर्माता देशों में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में जितने भी आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखे होंगे या चिप्स देखे होंगे, तो उन पर कहीं लिखा रहता है मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। तो यही है शीर्ष ऊपर के तीनों, भारत नहीं है इसमें। तो शीर्ष 5 देशों में सबसे अधिक सेमी कंडक्टरों का निर्माण जो करते हैं वो ताइवान सबसे ऊपर, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। देखिए, ताइवान और दक्षिण कोरिया में इन दोनों में चिप्स के वैश्विक ढलाई कारखानों का लगभग 80% हिस्सा शामिल है। और विश्व की सबसे उन्नत जो चिप मेकर है वो TSMC, उसका मुख्यालय ताइवान में। नेत्रा परियोजना किससे संबंधित है? नेत्रा है अंतरिक्ष मलबे की सफाई, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेत्रा परियोजना भारतीय उपग्रहों को अपशिष्टों एवं अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। DDT एक है, यानी डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। ये प्रश्न यूपीपीएससी PCS 2022 में पूछा गया था, जो जून में हुई थी। क्या DDT एक नॉन पोल्यूटिंग है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बायोकेमिकल पोल्यूटेंट है? पोल्यूटेंट तो है DDT, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन नंबर बी। तो डाइक्लोरो डाइफिनॉल डाइक्लोरोइथेन या DDT एक क्रिस्टलीय रंगहीन और गंधहीन यौगिक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, जिसे हानि रहित उत्पादों में नहीं बदला जा सकता, इसलिए ज़्यादातर देशों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये अपशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक हैं। देखिए, DDT हो गया और अन्य कृषि रसायन हो गए, या पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं जो वायु प्रदूषण की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य यानी मानव क्या है? उत्पादक एवं अपघटक है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, उत्पादक उपभोक्ता दोनों। फूड चेन में खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है, देखिए, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर तो हरे पौधे हो गए, अपघटक कौन हो गए? जो डिकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, अन्य सूक्ष्मजीवी हो गए। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य खुद से भोजन तो बना नहीं सकता, किचन में तो बना ही लेता है, लेकिन खुद से नहीं बना सकता ना, जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं, तो उपभोक्ता ही हो गया मनुष्य। तो कृषि खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर यानी उत्पादक हो गए हरे पौधे, ग्रीन प्लांट, अपघटक हो गए बैक्टीरिया और कवक, ठीक है। अगर वायरस बोले कि वायरस अपघटक करता है क्या? नहीं करता है, याद रखना। उपभोक्ता में तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे या घास को खरगोश खा गया, ठीक है, या हिरन खा गया, इन दोनों को मनुष्य खा गया, बाघ भी खा गया, तो ये क्या हो गए? ये सब उपभोक्ता हैं, ठीक है, जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है कहाँ से? पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? छोटी मछली से, फाइटोप्लैंक्टन से, जूप्लैंक्टन से, या एक्वाटिक इंसेक्ट से? देखिए, स्थल में पेड़ पौधों से हो रही थी, तो यहाँ पर भी फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवकों से होगी, बी है इसका आंसर। देखिए, जो पादप प्लवक होते हैं वो जल की सतह की सबसे ऊपरी परत पर पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे होते हैं। ये जलीय पायतंत्र के निर्माता होते हैं। ये अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा इनका सेवन किया जाता है, जैसे कि शैवाल हो गया, डायटम हो गया। बाकी जंतु प्लवक की बात करें, यानी जू प्लैंकटन की, तो ये छोटे जंतु होते हैं, ठीक है। इनका भोजन पादप प्लवक होता है तथा बदले में ये द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए जाते हैं। जलीय कीट की बात करें, यानी एक्वाटिक इंसेक्ट, तो जलीय कीट सामान्यतः जंतु प्लवक और पादप प्लवक पर भोजन करने वाले जलीय पायतंत्र के द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। छोटी मछली तो एक तरह से क्या हो गया? कंज्यूमर हो गई। टर्सरी कंज्यूमर मतलब तृतीयक उपभोक्ता है, जो छोटे कीड़ों और जंतु प्लवक को खाती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेशन के योग्य बनाता है? ये प्रश्न 68वीं BPSC में पूछा गया था, जो अभी 12 फरवरी को हुई थी 2023 में।
केबल केबल तो नहीं होगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ए है इसका आंसर। देखिए क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का प्लास्टिड है जो एक पौधे की कोशिका के भीतर जो है मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। यह अर्धस्वायत्त है। इसका अपना डीएनए है और डीएनए जो है प्रतिकृति बना सकता है और प्रतिलिपि बना सकता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की स्वयं प्रतिकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑर्गेनल हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सक्शन पुल के कारण पौधों में पानी जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, क्या है उसका कारण? अवशोषण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। देखिए वेपराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे गतिहीन होते हैं, गति नहीं कर सकते और चलते नहीं हैं। पौधों में संवहनी ऊतक की विशेषता होती है जो पानी और सुक्रोज के संचलन में सहायता करता है। देखिए पौधे जल को जड़ों से अवशोषित करते हैं और इसे जाइलम ऊतक की सहायता से ले जाते हैं दूसरे अंगों तक। वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले सक्शन पुल के कारण जल जो है पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है और यह पौधों के शरीर के भीतर जल के रखरखाव में मदद करता है। क्लियर? वाष्पीकरण की बात करें तो बचपन से पढ़ा होगा आपने, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो तरल है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है वाष्पीकरण। और तरल जल जो है वो स्थिर जल समुद्र महासागरों में जो है महासागरों से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अवशोषण की बात करें तो अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतों की कोशिकाओं द्वारा खाद्य पदार्थों को अवशोषित किया जाता है। यह पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? पर्णवृत्त लता, लता के सामने लिखा है पत्ती को तने से जोड़ता है और पर्णवृत्त के सामने लिखा है कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता। देखिए गलत है दोनों। कमजोर तना जो सीधे खड़े नहीं हो सकता उसको बोलेंगे लता और पत्ती को तने से जोड़ेगा पर्णवृत्त। तो सही सम्मिलित कोई भी नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्णवृत्त यानी पत्ती को तने से जोड़ता है, लता हो गई कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता। ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया था जो 12 फरवरी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। लाल नीला, हरा नीला, हरा लाल, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें करता है नीले और लाल प्रकाश को, ए है इसका आंसर। देखिए हरे पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो वर्णक है वो क्लोरोफिल है और यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में सबसे अधिक कुशलता से अवशोषित करता है। नंबर 14 पर आ जाइए। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं में जल की मात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोशिकाओं में प्रोटीन संरचना। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये भी। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र का खुलना बंद होना, बताइए। 11th 12th में अगर साइंस साइड रही होगी तो बहुत ही आसान हो जाएगा प्रश्न आपके लिए, और नहीं है तो अब पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है कोशिकाओं में जल की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टोमेटा का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे में जो है गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करती है और प्रक्रिया को दो मुख्य कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें बोलते हैं गार्ड सेल। रंध्र छिद्र के आसपास गार्ड कोशिकाएं स्थित हैं और छिद्र को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होती हैं और जल का अपवाह जो है वो रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्रों के खुलने को नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर क्या हो गया? कोशिकाओं में जल की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, पेशियां युगल में काम करती हैं, सिकुड़ने पर पेशियां छोटी सख्त मोटी हो जाती हैं। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ये तो सही है, सिकुड़ने पर पेशियां छोटी सख्त मोटी हो जाती हैं, ये सही है। ठीक है, पेशियां युगल में काम करती हैं, ये भी करेक्ट है। पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत है, पहला वाला गलत है। तो पेशियां जो है मानव कंकाल तंत्र का हिस्सा हैं। इन पेशियों से पेशी तंतु पेशियों और पेशिक तंतुक के समानांतर बंडल बनाते हैं और पेशियों में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और
ट्रोपोमायोसिन जैसे विभिन्न प्रोटीन होते हैं। पेशियां चलन में सहायता करती हैं। पेशियां खींचने में सक्षम होती हैं लेकिन ये धक्का देने में सक्षम नहीं होती, तो गलत है वो पहला स्टेटमेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशियां एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की मदद से सिकुड़ती हैं। मांसपेशियां युगल में काम करती हैं। एक मांसपेशी सिकुड़ती है और दूसरी शिथिल होती है, इस प्रकार ये युगल में काम करती हैं, तो युगल वाला स्टेटमेंट सही हो गया। सिकुड़ने पर पेशियां छोटी सख्त मोटी हो जाती हैं, तो वो वाला भी सही हो गया। देखिए सरकोमियर की लंबाई सिकुड़ने के दौरान कम हो जाती है और शिथिल अवस्था पर पेशियां लंबी और पतली हो जाती हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार डैश है, कौन सा? आरबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ प्रतिरोधक क्षमता आ जाए वहाँ लिम्फोसाइट है, उसमें भी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। देखिए प्रतिरोधक क्षमता जो है संक्रामक घटक से सुरक्षा को कहते हैं, और प्रतिरक्षी तंत्र ऐसी कोशिकाएं हैं जो हमलावर रोगजनक को मार देती हैं। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल ये सब हैं। लिम्फोसाइट जो है वो एग्रान्यूलोसाइट का एक प्रकार है, और यह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। इसमें भी जो टी लिम्फोसाइट है यानी ये वाली, ये रोगजनक को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करती है, और जो बी लिम्फोसाइट है वो प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं और बाहरी प्रतिजन के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से किस पर बैठने के कारण से अलग किया जा सकता है? मतलब उनकी बैठने की जो पोजीशन है उसको कैसी है, कैसे अलग करोगे दोनों को? अर्ध स्तर की सतह के समकोण पर, अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर, अर्ध स्तर के सतह के समानांतर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर। तो मच्छर जो है, मच्छर एक रोग वाहक कीट है, यह बीमारी को संचरित करता है। कीड़े जब मानव रक्त को चूसते हैं तो वे मानव में जो है रोग जनकों को संचारित करते हैं। एनाफ्लीज मलेरिया परजीवी को संचारित करता है, और क्यूलेक्स जो है वो वेस्ट नाइल वायरस और फाइलेरिया निमेटोडा को संचरित करता है। मादा क्यूलेक्स और मादा एनाफ्लीज के बीच उनके भक्षण श्रृंखला, आकार, अंडे और आवास में अंतर होता है। जो मादा एनाफ्लीज है, मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जाता है क्योंकि यह अर्ध स्तर की सतह के समानांतर बैठती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। एनाफ्लीज मच्छर अपने शरीर को सतह से 45 डिग्री पर कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त सहभागी डैश एक साथ रहते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा गया है प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा गया था ये वर्ष 2013 में, और इसका उत्तर है शैवाल और कवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो लाइकेन जो है वो शैवाल कवक के बीच सहजीवी संबंध है। कवक शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है, और जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। यह पारस्परिक संबंध लाइकेन को जो है चट्टान की सतह और पेड़ की छाल जैसे कठोर वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का डैश है, क्या है? प्रकाश संश्लेषक विषाणु, जीवाणु, कवक या झाड़ी? देखिए साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, या इनको बोलते हैं नीली हरी शैवाल भी, तो एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषक जीवाणु है ये। ठीक है, यही बैक्टीरिया आ रहा है तो जीवाणु ही होगा, झाड़ी नहीं है, विषाणु नहीं है, कवक नहीं है। तो साइनोबैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषक जीवाणु हैं। ये अपने प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आमतौर पर निम्न में पाया जाता है, कहाँ कहाँ? अलमड़ीय जल में, समुद्री वातावरण में, मिट्टी में और चट्टानों पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जाना जा सकता है? कार्पेल, फीमर, कार्टिलेज या वर्टेब्रा, यानी कशेरुका, उपास्थि, फीमर, कार्पेल। हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते जो मोड़े जा सकते हैं। देखिए फीमर, जांग की सबसे बड़ी हड्डी का नाम तो फीमर है, तो ये तो हड्डी हो गई, तो वैसे ही मोड़ी नहीं जा सकेगी, टूट जाएगी मोड़ेंगे तो।
वर्टिब्रा भी नहीं होगा इसका आंसर, कार्पेल भी नहीं होगा, ये होते हैं कार्टिलेज। ठीक है, जो नाक का ऊपर वाला जो टिप होती है वो कार्टिलेज होती है। कान में जो आप कान को जब टच करोगे मोड़ोगे तो वो सब कार्टिलेज है। तो देखिए, मानव तंत्र में जो है हड्डियां और उपास्थि होते हैं और यह आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं और शरीर को सहायता प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। उपास्थि जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और उपास्थि में जो है उपास्थि अणु होते हैं। यह लचीला होता है और आघात अवशोषक के रूप में भी काम करता है। और कंकाल के वे अंग कंकाल के वे भाग जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं या मुड़े जा सकते हैं, उनको बोलते हैं कार्टिलेज उपास्थि। और यह बाहरी कान और नाक की नोक में मौजूद होता है, टच करके आप देख सकते हो। और जोड़ भी इन्हीं से बनते हैं जो गति में मदद करते हैं। देखिए 20 प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट के जितने भी जनरल साइंस के 10-12 प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न करती है स्टेट पीसीएस, चाहे यूपी का पीसीएस हो या बिहार का पीसीएस या किसी अदर स्टेट का पीसीएस। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहेगा हर दिन। धन्यवाद।